हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे पहले से आपको पता है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी या सेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। उन सब कॉन्सेप्ट्स को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो एग्जैक्टली सेट होता क्या है? कलेक्शन। सेट नाम से ही पता चल रहा है कि सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई चीज़ों का कलेक्शन है आपके पास। जैसे सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन्स, आपके पास अलग अलग कलर के पेन्स है, जैसे पिंक है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो ऐसे 4-5 पेन का आपके पास कलेक्शन है, तो वो आपके पास क्या हो गया, एक सेट हो गया। या आपके पास अलग अलग कलर की बटन्स हैं, तो आपके पास 5 या 6 बटन्स हैं अलग अलग कलर की, तो वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, सेट ऑफ बटन्स हो गया। उसके बाद आप डेली की जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों का कलेक्शन कर रहे हैं, उनका सेट बना रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने 2 मेथड्स अप्लाई किए हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 मेथड्स? तो 2 मेथड्स होते हैं, हम 2 तरीके से सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है रोस्टेड मेथड या रोस्टर फॉर्म, जिसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो रोस्टर फॉर्म वो होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। कैसे डायरेक्टली लिखते हैं, उनको सेपरेट करके, कॉमास से सेपरेट करके लिखते हैं। जब एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमास से सेपरेट करके, तो उसको बोलते हैं हम रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। मतलब हम चीज़ों को लिस्ट कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए इसके लिए कि सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं हम सबको पता है। तो सेट ऑफ वोवेल्स अगर लेंगे तो उसका सेट बन जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं वोवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता है। तो ये क्या हो गया, इन सबको हमने क्या किया, सेपरेट किया है। किससे सेपरेट किया है? कॉमास से सेपरेट किया है। और किस में लिखा है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। तो ये किसके अंदर आएगा? रोस्टर मेथड के अंदर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 5। सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया हमने 1 to 5। या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आप लोगे तो नेचुरल नंबर हम सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक ये सारे क्या आ गए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से जो लिखने का तरीका है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या है, लिखने के तरीके में फ़र्क है। तो अगर आपका जो लिखने का तरीका है, आप इस तरीके से लिखेंगे, कॉमास से इनको सेपरेट कर रहे हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बता रहे हैं, मतलब लिस्टिंग कर रहे हैं उनकी, तो उनको क्या बोलेंगे हम? रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नहीं हुआ एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं या लिस्टिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमने क्या करना है, सेट किया, कलेक्शन किया किसका, ऑल वोवेल्स लिए, कौन से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। कौन कौन से होते हैं हम सबको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसका लिखने का मेथड है कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, कॉमास से सेपरेट करके लिखेंगे। क्लियर? ऐसे ही हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट ले रहे हैं हम। तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। किससे सेपरेट किया है? कॉमास से सेपरेट किया है। और किस में लिखा है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को? ये था रोस्टर फॉर्म। अब सेकंड जो हम सेट को डिस्क्राइब करने का सेकंड मेथड है हमारा कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सेकंड मेथड हम ले लेते हैं, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब किस तरीके से डिस्क्राइब होगा वो देखिए आप।
तो सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सेट को, तो कोई भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम जब डिस्क्राइब करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से, जब सेट के एलिमेंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से या कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस में ही लिखते हैं, तो उसकी जो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है उसको px लिखते हैं, और जो एलिमेंट है किसके लिए है, ये प्रॉपर्टी x के लिए है, तो ये x के लिए px लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो इसका अब सेट कैसे बनेगा, तो x सच दैट x such that px holds for, इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है, x such that x px holds for, है ना। तो इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको लिखने का तरीका होता है x such that px holds for। px क्या है यहाँ पे, x जो हमारा एलिमेंट है उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, x such that px holds for। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया कोई सेट है A जो है 1 4 9 16, इस तरीके से ये सेट है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको रोस्टर मेथड में ऑलरेडी दे रखा है, हमें सेट दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये x है, हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या शो हो रही है कि ये इन सब के स्क्वायर्स हैं। जैसे ये 1 का स्क्वायर है 1 ही होता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, इन एलिमेंट्स के स्क्वायर है। x क्या है, हमारा एलिमेंट है, और इसके ये सब क्या है, इनकी जो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी जो बोलते हैं वो क्या है, इनका स्क्वायर है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम x सच दैट, ये इनकी जगह ये 2 डॉट यूज़ कर सकते हैं या फिर ये स्ट्रेट लाइन भी यूज़ करते हैं। इन दोनों का मतलब यही होता है सच दैट। इसको क्या यूज़ करेंगे हम, सच दैट। तो इसको लिखने का मेथड बता दिया था, क्या लिखेंगे, x सच दैट क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, जो एलिमेंट है उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ, या x स्क्वायर होल्ड्स फॉर। लिख सकते हो आप कि ये किसको होल्ड कर रहा है, x स्क्वायर को, किसको होल्ड कर रहा है, x स्क्वायर को। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं ना। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या है, x है, तो x क्या कर रहा है, x स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है x स्क्वायर। तो अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर सच दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ z। क्या है कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, x स्क्वायर सच दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ z। या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर इज़ एन एलिमेंट ऑफ z, क्योंकि x स्क्वायर भी एलिमेंट है किसका, z का एलिमेंट है, और x भी किसका एलिमेंट है, z का एलिमेंट है। z क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। z किसके लिए यूज़ होता है, इंटीजर्स के लिए। तो क्लियर हुआ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, x सच दैट px होल्ड्स फॉर। तो x हमारा एलिमेंट है, क्या है, px क्या है, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे आगे चैप्टर्स में। तो इन सिंबल्स को आप ध्यान से देखिए, इनको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगी आपको, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि किसका मतलब क्या। तो देखिए अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो सेट के टाइप्स कितने होते हैं, तो उसमें सबसे पहला टाइप है नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ये सब एक ही सेट के नाम है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। अब किसको बोलते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो।
ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं हम नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इसका सिंबल है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इसको बोलते हैं फाई, या फिर रोस्टर फॉर्म में हम इसको कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो इसका सिंबल होता है फाई से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। किसके अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट टाइप जो है वो कौन सा है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही पता चल रहा है। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। जिसके अंदर क्या हो? सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, जिसके अंदर हो सिंगल एलिमेंट उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये ले लिया हमने 5, क्या है इसके अंदर? एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या होगा? सिंगलटन सेट। ऐसे ही कोई सेट ले लिया हमने, ये ले लिया 6, ये क्या है? सिंगलटन सेट। ऐसे ही कोई ले लिया हमने, ये ले लिया हमने 2, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? एक ही एलिमेंट हो, अकेला एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। क्लियर? अब अगला आते हैं, नेक्स्ट टाइप है सेट का फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए। अब 1 2 3 4 से उनको अगर काउंट कर सकते हो तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए, जिनको आप लिस्ट कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इसके अंदर किसको बोलेंगे हम? ऐसे सेट, जैसे हमने सेट ले लिया कोई 1 2 3 5 6, ये कोई नंबर का सेट है। तो इसमें क्या है? सारे एलिमेंट क्या है? काउंटेबल हैं। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उतने एलिमेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। क्लियर? फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए, उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। क्लियर? अब आते हैं कुछ कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट किसको बोलते हैं? कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट। ये कार्डिनल नंबर होता क्या है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे कोई फाइनाइट सेट है और ये कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए ही होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ नंबर जिसको बोलते हैं। तो कोई भी फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कोई सेट है A और इसका कार्डिनल नंबर आपको अगर लिखना है तो NA से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको NA से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर OA से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं इसे, किसी भी फाइनाइट सेट का। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम NA या OA से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। किसी भी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल सेट। क्लियर? अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता चल गया, फाइनाइट का क्या होगा? उल्टा होगा, इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल एलिमेंट होंगे, उनको बोलेंगे हम फाइनाइट। जिनको नहीं काउंट कर सकते हैं, इनकाउंटेबल होंगे, उनको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। जो अनकाउंटेबल होंगे उनको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या ले लिया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ हो रहा है? इनफाइनाइट पे। मतलब n कितने नंबर है हमें नहीं पता है, काउंट नहीं कर सकते हम, एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं, वो किसके अंदर आ जाएगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट के अंदर, सॉरी, इसके अंदर आएगा इनफाइनाइट सेट के अंदर। क्लियर? तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो किसके अंदर आता है? फाइनाइट सेट के अंदर। और ऐसा सेट जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं?
इक्विवेलेंट नाम से ही पता चल रहा है, इक्विवेलेंट सेट मतलब बराबर, सिमिलर जिसको बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? कोई ले लीजिए, मान लिया कोई फाइनाइट सेट ए है और कोई फाइनाइट सेट बी है, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट कब होंगे? जब इनका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर दोनों का क्या हो? इक्वल हो। जब Na बराबर Nb हो तब क्या होगा? ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे। चलिए एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। कोई सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7, ये सेट A हो गया। और ऐसे कोई सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं, कोई सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 10 12 13 16, ये है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 1 2 3 4। ए में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। बी में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एन ए किसका? ए का। एन ए बराबर एन बी जब होता है तो इनको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट सेट। जब कार्डिनल नंबर दो फाइनाइट सेट का इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं हम? जब एन ए बराबर एन बी होता है, या ओ ए बराबर, ऑर्डर ऑफ सेट बोल दो, ओ ए बराबर ओ बी होता है, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि जब हमारा कार्डिनल नंबर इक्वल होता है उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए अगला सेट है हमारा इक्वल सेट। अब इक्वल नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट किसे बोलते हैं। इक्वल सेट, मान लीजिए कोई सेट A है और कोई सेट B है। ये कोई सेट A है और कोई सेट B है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, कोई सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 5 6 और B के एलिमेंट हैं 5 6 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम? A इज इक्वल टू B। इसको क्या बोलेंगे हम? A इज इक्वल टू B। और इसका मतलब क्या हुआ कि सेट A के अंदर और सेट B के अंदर एग्जैक्ट इक्वल एलिमेंट्स है। अब ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है। बस इतना होना चाहिए कि एग्जैक्ट इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। जब सेट A और सेट B में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट, और उसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B एंड सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स। क्लियर हुआ? तो इक्वल सेट किसे बोलते हैं? ऐसे दो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्ट इक्वल होते हैं या एग्जैक्ट सेम होते हैं दोनों के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। अब अगले सेट की बात करते हैं। अगला सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स मतलब सारा कुछ इसमें आ जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सेट गिवन है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे 2-3 सेट गिवन है, तो वो सारे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस एक सेट में होने चाहिए। उन सारे सेट्स के एलिमेंट मिला के जो एक सेट बनता है उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे हमने मान लीजिए कोई सेट A है 1 2 3, सेट B है 3 4 5 और सेट C है 5 आ गया 6 7 8। तो इसका अगर यूनिवर्सल सेट चाहिए हमें, A B C तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा उसमें ये तीनों सेट्स के एलिमेंट होंगे। तो 1 2 3 4 से लेके 10 तक का कोई सेट ले लीजिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन एग्जैक्ट ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। जब सारे सेट्स के एलिमेंट इस एक सेट में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये कोई यूनिक सेट नहीं होता है, सारे जो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन डिफ़र करता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैंने 11 से 20 तक के कोई नंबर्स ले लिए होते तीनों सेट्स में, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 से 20 तक के नंबर्स इस सेट के अंदर होने चाहिए होते। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो गिवन सेट हैं आपके, जितने भी सेट गिवन हैं, उन सबके सारे एलिमेंट्स अगर इस एक सेट के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम से ही पता चल गया, यूनिवर्सल मतलब सारा।
सारे सेट्स के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक सेट में होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्लियर? तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, इस पावर सेट को समझने के लिए हम थोड़े से कुछ सिम्बॉल्स देख लेते हैं जो आपके काम आएंगे। तो सिम्बॉल्स देख लीजिए, ये बिलोंग्स टू, इस सिम्बॉल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका जस्ट अपोजिट इसके ऊपर लाइन खींच लिए, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। अब बिलोंग टू का मतलब क्या हुआ, मतलब ये इससे बिलोंग करता है। अब यूज़ करते हो वर्ड, ये इससे रिलेशन रखता है, बिलोंग करता है। मतलब आपने कोई इंसान है किसी पर्टिकुलर सिटी का है, कोई उदयपुर का है, तो हम बोलते हैं उदयपुर से बिलोंग करता है। मतलब भले पुणे में रह रहा हो या किसी और सिटी में रह रहा हो, लेकिन उस सिटी से बिलोंग करता है, मतलब वहाँ का ये है। तो ये बताने के लिए, जैसे हम कोई ले लो एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई सेट ए है और उसका एलिमेंट है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो है इससे बिलोंग करता है, तो उसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर कोई बी एलिमेंट नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी ए से बिलोंग नहीं करता है। तो ये बताने के लिए हम मैथ्स में इस सिंबल का यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है। या फिर इसको हम एलिमेंट ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ, मतलब इसका ये एलिमेंट है। तो ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, या ए इज़ बिलोंग्स टू ए। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, या अगर इसके ऊपर लाइन खींच दी जाए तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, या नॉट बिलोंग्स टू, या नॉट एलिमेंट ऑफ। क्लियर? तो अगला है हमारा सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ। ये सिंबल यूज़ होता है सबसेट ऑफ। अब सबसेट क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। अब सबसेट होता क्या है ये आपको क्लियर हो गया, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, या एलिमेंट ऑफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है ये एलिमेंट इससे नहीं बिलोंग करता है। अब आते हैं सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कोई सेट है हमारे पास, कोई सेट ए है, कोई सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3, ये कोई एलिमेंट्स है किसके? ए के। तो हमने कोई सेट ले लिया बी और उसके एलिमेंट हैं 1 2। तो कोई भी सेट किसी और सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद हो। मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इस वाले सेट में होने चाहिए। जब इसके सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में या दूसरे सेट में अगर मौजूद होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सबसेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं B इज़ सबसेट ऑफ A। क्यों B A का सबसेट क्यों है? क्योंकि B के सारे एलिमेंट जो हैं वो A के अंदर हैं। जब B के सारे एलिमेंट A के अंदर है तो उसको बोलेंगे B इज़ सबसेट ऑफ A। अब ज़रूरी नहीं है कि A के एलिमेंट B में हो। जब A के सारे एलिमेंट B के अंदर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल सेट बन जाएंगे। तो इक्वल सेट नहीं, सबसेट है। जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आते हो तो उसको बोलते हैं सबसेट। और ये याद रखना, एवरी सबसेट इज़ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है। सारे सेट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है? बी ए सबसेट ऑफ ए। सपोज इसी को और चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 4 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1 5, सॉरी ये ले लिया 1,5, बी ले लिया हमने 1,5। अब देखिए बी के सारे 1 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट क्या ए में है? क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? क्या नहीं है। बी के सारे एलिमेंट ए में हमको नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। तो बी ए का सबसेट नहीं है। याद रखिएगा कि सबसेट होने के लिए
एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होना ज़रूरी है। सिर्फ एक ही एलिमेंट सेम हो तो वो सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट इसमें होना ज़रूरी है। जब सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सेट में होंगे तभी वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट क्लियर हो गया, बिलोंग्स टू क्लियर हो गया, या सबसेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब पावर सेट को समझने के लिए ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी तो पावर सेट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और सिम्बॉल्स की जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बाकी सारी सिम्बॉल्स तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कैपिटल एन किसके लिए डिनोट करते हैं हम, नेचुरल नंबर्स के लिए। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी बात करें, जेड लिख लीजिए। जेड किसके लिए यूज़ में आता है, इंटीजर्स के लिए। कैपिटल आई या कैपिटल जेड से हम डिनोट करते हैं किसको, इंटीजर्स को। उसके बाद आता है हमारा आर क्यू, तो आर किसके लिए आता है, रियल नंबर्स के लिए। उसके बाद क्यू किसके लिए आता है, रैशनल नंबर्स के लिए। तो ये सारे सिम्बॉल्स जो हैं वो इनके लिए यूज़ में आते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता था तो अब पता चल गया है ना। तो ये हैं कुछ सिम्बॉल्स किसके लिए, ये हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अब डायरेक्टली कोई रैशनल नंबर या इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्टली बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू क्यू डायरेक्टली लिखेंगे। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है, जेड का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है और क्यू का मतलब क्या है। अब आगे बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट होता क्या है, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट कोई सेट है, इसके लिए कोई सेट एस है जो गिवन सेट के सारे सबसेट्स का जो सेट होता है। कोई सेट अगर आपको गिवन है, उसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उनका अगर एक कलेक्शन करते हैं, सेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पावर सेट। ये इसको पी एस से डिनोट करते हैं हम, पी एस से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम पावर सेट। इसको एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कोई सेट है हमारा ये ए, जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, ये कोई सेट है हमारा। अब इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसेट हमने अभी पढ़ा है। सबसेट क्या होते हैं कि इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सबसेट। तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका जो एक सेट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पावर सेट। तो देख लीजिए इसका सबसेट बन रहा है। और हमेशा याद रखना फाई जो है, फाई जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो हमेशा इसका सबसेट होता है। तो ये हमेशा इसके अंदर आएगा, पावर सेट के अंदर फाई हमेशा आएगा। जो एम्प्टी सेट है वो किसका सबसेट होता है, पावर सेट के अंदर आता है। और जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है। जितने भी दुनिया में जितने भी सेट बन रहे हैं उन सबका सबसेट होता है कौन, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फाई सबका सबसेट होता है ना। तो इसके अंदर आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा फाई। फिर इस ए को ले लीजिए, फिर दूसरा सबसेट क्या बन रहा है इसका, बी, और क्या बन रहा है सी, और क्या बन सकता है ए बी, और क्या बन सकता है ए सी, और क्या बन सकता है बी से सी, और क्या बन सकता है ए बी सी। तो ये जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका एक कलेक्शन कर लिया, उनका एक सेट बना दिया, तो उसको बोलते हैं हम पावर सेट। उसको बोलते हैं हम पावर सेट। पावर सेट क्या है, ऐसा सेट जिसमें किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका एक सेट होता है, जिसको बोलते हैं हम पावर सेट। क्लियर, पावर सेट। और ये हो जाएगा, देखिए कितने एलिमेंट्स हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8। तो ये किस पे आएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायरेक्ट पावर सेट निकालना है, कोई सेट दे रखा है और उसका डायरेक्टली पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट के अंदर, निकालने का मेथड होता है ये, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे ये n है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए आता है। जैसे 2 की पावर n है,
मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है पता करना है, तो ये 2 की पावर n से निकालोगे आप। तो 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ, इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमको निकालना है तो वो किससे निकालेंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे पावर सेट के अंदर, 8। तो इस फॉर्मूले से आप पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ सेट निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्या निकाल रहे हैं, इससे हम कार्डिनल नंबर निकाल रहे हैं या ऑर्डर ऑफ सेट निकाल रहे हैं। इसको एन एस से भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एस क्या है, सेट है, इसका क्या निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे, कार्डिनल नंबर। क्लियर हो गया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नोट करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता नोट करने की ज़रूरत है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ दिया गया है ऑलरेडी। मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, वो हम अच्छे से समझ रहे हैं, है ना।